Everyone, this is Kaveri Kathuria, and once again, welcome back to our channel. And I hope you all are doing great. And today, we are going to discuss a new topic that is cooperative organization. इस लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपने जो है इससे पहले वाले लेक्चर्स जो है इसके देखे होंगे। कुछ लेक्चर हमने जो है डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 2 के। आपके जो टॉपिक है हमने इसमें जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप, ऐसे कुछ टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के डिस्कस किए थे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसका मीनिंग देखने से पहले देखिए कुछ टर्म्स है यहाँ पर जो लिखी है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। क्या कहता है कि कोऑपरेटिव ये है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम बात कर रहे हैं किसकी? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की इज एन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन है किस चीज का? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन को अगर हम हिंदी में बोले तो आप संघ बोलते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स, ऐसे लोग जिनके पास जो मीन्स होते हैं, जो साधन होते हैं, संसाधन, वो लिमिटेड होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली ऑफ द लिमिटेड मीन्स हु हैव वॉलेंट्री ज्वाइन, जो अपनी इच्छा से जो है मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, वॉलेंट्री जो है ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठे होते हैं टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड। और किस लिए अचीव करना चाहते हैं? कॉमन एंड, इकोनॉमिक एंड। इकोनॉमिक एंड की बात करें तो मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू वो अपनी जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे फॉर देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर कॉमन इकोनॉमिक एंड जो है वो अचीव करना चाहते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो फॉर्मेशन किस चीज का करेंगे? कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा एंड मेकिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और करेंगे क्या? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अब किस चीज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? डिस्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, एक तो कैपिटल रिक्वायर्ड है एंड एक्सेप्टिंग अ फेयर शेयर ऑफ रिस्क, और एक्सेप्ट करेंगे एक फेयर शेयर ऑफ रिस्क का एंड बेनिफिट्स ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ILO, ठीक है, इन्होंने दी है। अब ये जो डेफिनेशन है आपको ऐसा लगेगा कि बहुत से टर्म्स इसके अंदर यूज करती है और हमें कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब इन्हीं टर्म्स को ना इसके फीचर्स की हेल्प से हम समझते हैं। फीचर्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अब इन पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको ये सारे जो ऊपर डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज किए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पे आपको दिया है वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप मतलब ये अपनी इच्छा से मेंबर बनते हैं। हमने एक वर्ड देखा था जिसमें इसने बोला कि वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल होता है उसको कंपेल नहीं किया जाता, उसको हम जो है फोर्स नहीं करते उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एनीबॉडी कैन बी इट्स मेंबर, राइट। अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से ही वो छोड़कर उसको जा सकते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब जब मेंबरशिप वो वहां पर अगर छोड़कर जाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो उनको यहाँ फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि एक और चीज हमें याद रखनी है कि नो मेंबर कैन ट्रांसफर द रिस्क। एक तो अपनी इच्छा से आ सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद जो है ये याद रखना कि ये अपना जो शेयर है ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लो ए इसका मेंबर था और इसने ट्रांसफर कर दी अपनी मेंबरशिप बी को, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है हम अपनी मेंबरशिप को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। अब इसके बाद कहता है कि एक चीज है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी रिलीजन को लेकर, किसी कास्ट को लेकर। यहाँ पर हर किसी को राइट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने का, राइट। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखें कि इसकी ओनरशिप जो ली जाती है वो वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, इच्छा से ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका फीचर क्या है? लीगल स्टेटस, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कंपनी एक्ट, तो उसके ऊपर कंपनीज के ऊपर कंपनी एक्ट लागू होता है, ठीक है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही कोऑपरेटिव अगर सोसाइटीज की बात करते हैं तो ये रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके अंदर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये आप याद रखेंगे कि हमें इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कौन सा एक्ट होता है? 1912, ठीक है, 1912। ये 1912 जो है एक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना होता है। और या फिर एक और है जिसके अंदर आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
under the state cooperative societies, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इस एक्ट के अंदर भी जो है आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, सोसाइटीज एक्ट, ये आप याद रखेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या होता है, ये एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है। ठीक है, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग है और उसके मेंबर अलग है। जैसे कंपनी में होता है ना कि कंपनी की अपनी अलग पहचान है, उसकी मेंबर्स की अलग पहचान है, ऐसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का, क्योंकि देखो यहाँ पर दो चीजें हो गई। सेपरेट लीगल एंटिटी की अगर बात करोगे तो मान लो कंपनी है, कंपनी का नाम है ए, अब इसके मेंबर तो बहुत सारे हैं, इसका मेंबर तो कोई भी हो सकता है, बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो सकता है कि अगर इन लोगों के साथ कोई फ्रॉड होता है या कंपनी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो इन एक दूसरे के यहाँ पर जो है ये लोग कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। राइट, तो ऐसा होता है कि सोसाइटी अपनी खुद की असेट रख सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती है, साइन कर सकती है, और अगर जरूरत पड़े तो यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है एट द टाइम ऑफ केस तो कोर्ट में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी आप ये याद रखेंगे कि इनको मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो लीगल स्टेटस होता है इसका और वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। अब इसी के बाद आपका नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आपका पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी का। ठीक है, अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहती है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू देयर शेयर्स और द गारंटी गिवन बाय देम। जैसे आपने कंपनी में पढ़ा था कि शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, या तो उसने जितने के शेयर परचेज करे हो अप टू शेयर, या तो शेयर की जितनी अमाउंट है वहां तक, और या फिर क्या होगा अप टू गारंटी, जितने की उसने गारंटी दी होगी, अप टू गारंटी गिवन बाय देम। ठीक है, गिवन बाय जो मेंबर होते हैं गिवन बाय मेंबर्स लिख सकते हैं आप, ये भी लिख दो कि मेंबर्स जितनी गारंटी देती है उसके द्वारा वहां तक ही वो लायबल होते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक कंट्रोल करने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करते हैं, मेंबर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है इस पर्पस के लिए, अब वो इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, किस पर्पस पे इलेक्ट करेंगे, मान लो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने क्या करना है कि अब जितने भी मेंबर हैं, अब वो सारे के सारे तो नहीं आ सकते हैं, ये सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, अनलिमिटेड इसके मेंबर है, अब सारे तो नहीं आ सकते, अब ये लोग मिलकर क्या करेंगे, ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। डिसाइड क्या करना है इन्होंने एक मैनेजिंग कमेटी बना देनी है। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी, अब ये मैनेजिंग कमेटी क्या करेगी, यहाँ पर ये मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है मेंबर्स के वोटिंग राइट के बेस पे, इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। जनरल मीटिंग होती है और उसके अंदर वोटिंग करते हैं सारे मेंबर्स और उसके बेस पे एक मैनेजिंग कमेटी बना देते हैं। अब एक चीज याद रखनी है कि वोट करते समय हर पर्सन को एक ही वोट का राइट है। ऐसा नहीं है कि इसके पास 50% शेयर है तो इसके पास वोट भी 50% आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हर पर्सन को जिसके पास कितने भी शेयर हो लेकिन 1 पर्सन इक्वल 1 वोट होता है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, और उसके बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं, और ये मैनेजिंग कमेटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ये मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का क्या मतलब है, मेन पर्पस यहाँ पर होता है आपको प्रोवाइड किया जाता है मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प। मेंबर्स को जो भी जितनी हेल्प उनसे हो पाती है वो मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प यहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी प्रोवाइड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज एट द कॉस्ट प्राइस। राइट, तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि हेल्प का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट को हम एट द कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि हम प्रॉफिट भी अर्न करेंगे बट रिजनेबल रेट प्राइस चार्ज करते हुए। ठीक है, ये आपका सर्विस मोटिव यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट का जो आपको पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था, इक्वालिटी होती है, और वो पॉइंट क्या था, 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट का ये राइट था। तो आपका यहाँ पे ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ऑफ शेयर आपको ज्यादा तो आपको वोटिंग राइट ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रॉफिट और सरप्लस को यूटिलाइज किया जाता है। अब यूटिलाइज करने का तरीका क्या है, 1/4 ऑफ द सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व को। ठीक है, मान लो कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1/4, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में जाएगा। अकॉर्डिंग टू
लो, एज पर लो इसके अंदर जाएगा। अब डिविडेंड दिया जाएगा कैपिटल पे एट डेफिनेट रेट। अब यहाँ पर एक तो हो गया हमारा प्रॉफिट, यहाँ चला गया। फिर हमारा डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड जो दिया जाएगा रेट पहले से प्री डिसाइडेड होगा, बट शुड नॉट एक्सीड 10%। डिविडेंड नॉट एक्सीड 10%, ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एक ऐसा रूल है इसके अंदर। फिर कहता है कि इसके अंदर थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा, जो सरप्लस होगा, सरप्लस का कुछ पार्ट यूटिलाइज किया जाएगा उस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जहां पर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश की गई है। और ये भी 10% ऑफ द सरप्लस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक हिस्सा हमारा कहाँ जाएगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, अब एरिया से समझ जाइएगा कि वो एरिया जहां पर हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप की गई है। और यहाँ पर ये भी किससे होगा, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीड 10%। 10% ऑफ किससे क्या, 10% से टोटल सरप्लस है, जो भी यहाँ पर हमारा सरप्लस आएगा प्रॉफिट अर्न करेंगे, नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल सरप्लस। तो ये इसका पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। जो भी हमारा सरप्लस है उसका 1/4 जनरल रिजर्व में डाल दिया। डिविडेंड देंगे, टोटल सरप्लस की 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट में लगाना है सोसाइटी की, वो भी टोटल सरप्लस की 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आता है फोर्थ, की रिमेनिंग जो सरप्लस बचेगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा किसके अंदर, अमंग द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1/4 आप बाकी का बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके अंदर, मेंबर्स को जाएगा, और मेंबर्स को जाएगा एज अ बोनस जाएगा। अब बोनस जो है, एक चीज याद रखना कि बोनस जो डिटरमाइन किया जाता है वो शेयर के बेसिस पर डिसाइड नहीं किया जाता, बट डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर। मान लो कि यहाँ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एज बोनस, ठीक है, बोनस की फॉर्म में जाएगा, एज बोनस जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास शेयर ज्यादा उसको बोनस ज्यादा मिलेगा, ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन कि मेंबर्स का उस काम में योगदान कितना रहा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है इनको दिया जाएगा। देखो ध्यान से सुनना चीजों को, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की। सरप्लस आएगा, सरप्लस का 1/4, ठीक है, 1/4 कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा। ये ऐसे रूल है, हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब बाकी जो टोटल सरप्लस है, ठीक है, अब टोटल सरप्लस का ही टोटल सरप्लस में से डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमें मान लीजिए जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हमें हुआ 50 लाख का, ये मान लो। अब इस 50 लाख का 1/4 कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में। अब इसी 50 लाख में से डिविडेंड तो देना है, लेकिन इसी 50 लाख का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका 10% जो होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डिविडेंड। और इसी का कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एरिया जहां पर हमारी कंपनी एस्टेब्लिश है, और ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 10% ऑफ टोटल सरप्लस से। ये भी हो गया। जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेंबर्स के बीच में एज अ बोनस, और डिपेंड करेगा कि उन्होंने उस काम में कितना कंट्रीब्यूशन किया, उसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड द नेक्स्ट इज कैश ट्रेडिंग। ठीक है, कैश ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं, 8th पॉइंट आपका आता है कैश ट्रेडिंग का। ये क्या कहता है कि सोसाइटी प्रेफरेंस देगी किसको, कैश ट्रेडिंग को। मतलब जितनी भी डीलिंग की जाएगी हम कोशिश करेंगे कि कैश में ही की जाए, सेल परचेज कैश में किया जाए, क्रेडिट के ऊपर हम जो है डिपेंड ना रहे। ऐसी कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई कि हम लोग क्रेडिट दे नहीं सकते, किसी को सामान उधार पे नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या फॉलो करती है कि जितना हो पाए उतना कैश में ही जो है प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सा मतलब कुछ लिमिटेड लोगों ने मिलकर एक ऐसी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, तो उनके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि सब कुछ कैश में ही ट्रांजेक्शन हो जाए। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को अरेंज किया जाता है। अब फाइनेंस को अरेंज करने की बात आती है तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, क्या याद रखना है, कैपिटल ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स। देखो जैसे कंपनी में होता है ना, शेयर होल्डर्स को शेयर बेचे जाते हैं और उनसे पैसा आता है, यहाँ पे मेंबर्स को मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो शेयर होल्डर नहीं होते ना, वहां पे शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, तो सोसाइटी में मेंबर होते हैं। मेंबर्स को हम क्या देते हैं, शेयर देते हैं, शेयर के बदले हमारे पास क्या आता है, कैपिटल आ जाता है, यहाँ से हमारे पास फाइनेंस आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि हम कहाँ से पैसा ले सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं, लोन ऑब्टेन किया जाएगा, लेकिन लोन कहाँ से लेंगे, फ्रॉम
गवर्नमेंट, ये याद रखना, गवर्नमेंट से ही लोन लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, ग्रांट्स ले सकते हैं, हमें ग्रांट्स भी मिल सकते हैं। ग्रांट्स फ्रॉम, कहाँ से आएंगे ग्रांट्स? फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ही ग्रांट मिलेंगे। इसके अंदर ना आप सारे पॉइंट समझ जाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू में आपको पजल करेंगे, एक तो ये पॉइंट डिस्पोजल वाला होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, फिर ये पॉइंट आ जाता है आपका अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस वाला। 10th इसका पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये जो सोसाइटीज होती है ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, लेकिन गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल रहता है। टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर चेकिंग करती रहती है, इनके अकाउंट्स वगैरह चेक करती रहती है, और इसी पर्पज से क्या कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेंड करने होते हैं। क्या करेगी? ये सेंड करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट। किसको सेंड करती है? एनुअल रिपोर्ट जो होती है इनकी, ये एनुअल रिपोर्ट्स सेंड की जाती है। किसको सेंड की जाती है? रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को, ठीक है, जहाँ पे रजिस्टर्ड होती है ना, रजिस्ट्रार को एनुअल रिपोर्ट्स, एंड इसी के साथ आप लिख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स। तो ये जो है यहाँ पर जो सेंड किए जाते हैं, किसको? रजिस्ट्रार को सेंड किए जाते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। आई होप जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। अब एक बार हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी थी, राइट? वो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ये देखो, अब इस डेफिनेशन में ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आया हो? देखना, सारे वर्ड्स आपको समझ आ चुके होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहले बात करता है कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। है क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, और लिमिटेड मीन्स है इनके पास। ये बात हो गई, एक सोसाइटी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके अंदर, और लिमिटेड मीन्स है। वॉलेंट्री ज्वाइंट है, अपनी इच्छा से ज्वाइन हुए, ठीक है, वॉलेंट्री ज्वाइन टुगेदर। अचीव क्या करना चाहते थे? एक कॉमन इकोनॉमिक एंड, ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक एंड। और मैंने आपको पहले ही समझाया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो हम प्रॉफिट पर्पज से करते हैं। थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके थ्रू अचीव करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बिजनेस। एक सही तरीके से आप एक बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, और मेक क्या करेंगे? मेकिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उनका जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टू द कैपिटल रिक्वायर्ड, जितना भी कैपिटल रिक्वायर्ड है, एंड एक्सेप्टिंग ऑफ फेयर शेयर ऑफ रिस्क, और रिस्क भी एक्सेप्ट करेंगे बिजनेस में, लेकिन एक फेयर शेयर जितना वो सहन कर पाए, एंड बेनिफिट्स ऑफ अंडरटेकिंग, और बेनिफिट्स भी लेंगे। तो सारे वर्ड्स हो गए क्लियर जो हमने इसके फीचर्स में अंडरस्टैंड किए थे। तो आज आप इतना प्रिपेयर करेंगे, बाकी का हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन पर आप अगर इसकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। So meet you in the next lecture. Thank you very much.